नमस्कार, न्यूज नेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। 14 फरवरी से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। आम आदमी पार्टी के नेता लगातार चुनाव की मांग कर रहे हैं, तो वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर अब भी मौजूदा विधानसभा में ही सरकार बनाने का रास्ता तलाश रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक उपराज्यपाल बीजेपी को न्योता भेजने पर विचार कर रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले में अब राष्ट्रपति से दखल देने की गुहार लगाई है। करीब 6 महीने से दिल्ली वाले बिना सरकार के हैं, लेकिन अब एक बार फिर से सरकार बनने की सरगर्मी तेज होती जा रही है। खबरों के मुताबिक विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को एलजी की ओर से सरकार बनाने का न्योता मिल सकता है, जिसके बाद आप के नेता एक बार फिर हमलावर हो गए हैं। बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों के बीच आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले में अब राष्ट्रपति का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। आपके नेता आशुतोष ने ट्विटर पर जानकारी दी है कि आपके नेता सभी विधायकों के साथ शनिवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करेंगे और दिल्ली में सरकार बनाने के लिए जारी सियासी खींचतान में दखल देने की अपील करेंगे। दरअसल जब बीजेपी को सरकार बनाने के न्योते की खबर सुर्खियां बनती हैं, तब दिल्ली की सत्ता को छोड़ चुकी आम आदमी पार्टी के नेता हरकत में आ जाते हैं। माना जा रहा है कि आप नेताओं के राष्ट्रपति से मुलाकात की तैयारी उस खबर का नतीजा है जिसके मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है, जिसमें एलजी ने राष्ट्रपति से दिल्ली में सरकार बनाने के लिए सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी को न्योता देने की इजाजत मांगी है। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने ऐसी किसी जानकारी से इनकार किया, लेकिन सरकार बनाने के लिए आमंत्रण के बाद विचार करने का भरोसा भी दिया है और यही बात आपको नागवार गुजर रही है। टीम न्यूज नेशन। और भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी भी आम आदमी पार्टी के सुर में सुर मिला रही है। कांग्रेस के नेता महाबल मिश्रा ने भी बीजेपी से वही सवाल किए हैं जो आम आदमी पार्टी पूछती रही है। लीडर ऑफ अपोजिशन की बात आई, कहता हम संविधान नहीं तोड़ेंगे, जबकि हम सबसे बड़ी पार्टी है। तो जहां लोकपाल का होना है, नियुक्ति होना है, बहुत सारे कमेटियां नियुक्त होना है, तो उसमें एलओपी की जरूरत पड़ती है। आज जहां दिल्ली में आपके पास मेंबर है, न संख्या है, तो आज किस संविधान के तहत आप पार्टी बनाने की बात, सरकार बनाने की बात कर रहे हैं? तो मुझे लगता है सुविधा अनुसार काम कर रहे हैं। ये मोदी जी की चमक खत्म होने से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव नहीं कराना चाहती है। वो हार के डर से भय है, इसलिए वो चुनाव नहीं कराना चाहती है। तो क्या दिल्ली में एक बार फिर से चुनाव होंगे या फिर किसी दूसरे रास्ते के जरिए भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है? ये जानने के लिए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवीण शंकर कपूर जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रवीण जी, सवाल उठ रहा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से डर गई है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि दिल्ली में चुनाव हो और इसलिए रास्ते अपनाए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से कोशिश की जा रही है कि सरकार बना ली जाए, चुनाव में ना जाना पड़े। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव से डरती है या नहीं डरती है, ये तो देश की जनता ने देखा है। मैं एक छोटी सी बात रखना चाहता हूं। महाबल मिश्रा जी को अभी मैं आपके चैनल पर सुन रहा था कि वो संविधान की बात कर रहे थे। तो संविधान के बारे में बात करने का कांग्रेस को तो कोई लंबा चौड़ा अधिकार नहीं है। कांग्रेस इस देश में क्या क्या करती रही है सारे देश ने देखा है। मगर पिछले 2012 से और 2013 के बीच में दिल्ली में जितने भी चुनाव हुए हैं, 2012 में दिल्ली में नगर निगम का चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी जीती थी। 2013 में विधानसभा का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आगे आई। 1-2 सीटों की कमी रह गई, इसके अलावा कोई कमी नहीं थी। 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटें जीती। ऐसे में दिल्ली की जनता का भरपूर विश्वास भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है। आंकड़ों का खेल है। उसके बाद हमें तो भारतीय जनता पार्टी में हमारे अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी लगातार कहते रहे हैं, हमें तो आज तक कोई निमंत्रण मिला नहीं है। ये सारी खबरें मीडिया में चल रही हैं। कांग्रेस और आप अपने आप इस पे सवाल सब कुछ कर रहे हैं। में नहीं चल रही ना, आप बताइए ना, अगर इस तरीके का आमंत्रण मिलता है तो आप नहीं कोशिश करेंगे सरकार बनाने की? आप ही के नेता कई बार कह चुके हैं, प्रवीण शंकर जी, आपके नेता कई बार कह चुके हैं कि हम हर संभव कोशिश करने के लिए तैयार हैं, हम बड़े गंभीर हैं। तो यही कह रहा हूं
कि एक बार निमंत्रण हमारे पास आने दीजिए और आप तैयार हैं? स्थिति का अच्छी तरीके से आकलन करेंगे और जो भी आकलन करना ये बाहर कहने वाली बात है, अंदर यही है भारतीय जनता पार्टी की, हम तैयार हैं, हम सरकार बनाएंगे। अंदर और बाहर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बिल्कुल एक है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बिल्कुल साफ है। हमारे पास आज इस पल तक कोई निमंत्रण नहीं आया है उपराज्यपाल के पास से, और आएगा तो हम तैयार होंगे। के पास से निमंत्रण आएगा, हम अपनी स्थिति देखेंगे। अगर हमें लगेगा शंकर जी, कहने में क्या हर्ज है? अब तो हर नेता कह रहा है भारतीय जनता पार्टी का, आप कौन सा नेता कह रहा है? हर नेता कह रहा है कि हम बड़ी गंभीरता से विचार करने को तैयार हैं। तो फिर ये कहिए चुनाव चाहते हैं? हम नहीं हम तो कुछ भी नहीं कह रहे। हम जब उपराज्यपाल का निमंत्रण आएगा उस पल जो राज्यपाल चिट्ठी किसे भेजते हैं? राष्ट्रपति को, और उसके बाद वो चिट्ठी गृह मंत्रालय के पास जाती है। केंद्र की सरकार आपकी है, गृह मंत्रालय आपका है, फैसला आपको करना है। हमारी सरकार और हमारे गृह मंत्री किसी भी प्रकार का उपराज्यपाल पे दबाव नहीं डाल रहे हैं, न डालेंगे। चलिए, आपका कहना है कि दबाव नहीं डाल रहे, लेकिन दो पार्टियां आरोप लगा रही हैं। मैं आपको एक एक करके बताता रहूंगा। एक और रिपोर्ट हम आपको दिखा देते हैं। ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली में सरकार के गठन को लेकर सियासी खलबली मची हुई है। इससे पहले भी कभी बीजेपी तो कभी आम आदमी पार्टी ने सत्ता पर कब्जा करने की ऐसी कोशिश की है। ये बात अलग है कि उनकी कोशिशें परवान नहीं चढ़ पाई। दिल्ली में सरकार के गठन को लेकर बेशक सरगर्मियां अभी तेज हुई हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने की रेस काफी पहले से चल रही है। इसी साल मई के महीने में बीजेपी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार के गठन को लेकर उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी और 1 हफ्ते का समय मांगा था ताकि बहुमत जुटाया जा सके। आपके नेता ये तो कबूल करते हैं कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उसमें सरकार के गठन की बात की गई थी। इस बात से वो साफ इंकार करते हैं। उस लेटर में गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात नहीं की गई थी। उस लेटर में सिर्फ यह लिखा गया था कि 1 हफ्ते का समय दे, 1 हफ्ते तक असेंबली को डिसॉल्व न किया जाए। इसके बाद दूसरी बार दिल्ली में सरकार के गठन की सुगबुगाहट सुनाई पड़ी जून में। फरवरी में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद पहली बार बीजेपी ने खुले तौर पर यह माना था कि सरकार के गठन की सारी संभावनाएं खुली हुई हैं। किसी संभावनाओं से राजनीति में इनकार नहीं किया जा सकता है। संभावनाएं सदैव जीवित रहती हैं। अभी आपस में आपके विधायक हो या हमारी पार्टी के विधायक हो या कांग्रेस के विधायक हो, एक सदन के विधायक हैं, आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, सब करते हैं, लेकिन इसका यह आशय नहीं कि कोई टूट कर आ रहा है। इसके कुछ ही दिन बाद दिल्ली में सरकार गठन के बारे में फिर से खबरें आनी शुरू हुई। इस बार खबरों का सोर्स बीजेपी नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी थी। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो करोड़ों रुपए देकर उसके विधायक खरीदना चाहती है ताकि दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया जा सके। खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने उनकी पार्टी के 7-8 विधायकों से संपर्क किया था। हेलो, हाँ नमस्कार जी, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा था। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, ये मेरी रिकॉर्डेड आवाज है। दिल्ली में एमएलएज को 20-20 करोड़ में खरीद के बीजेपी वाले बेईमानी से सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जनतंत्र है? ये तो बिल्कुल गलत है। अगर बेईमानी से करोड़ों रुपए खर्च करके बीजेपी वाले सरकार बनाएंगे तो वो तो फिर आपके बिजली के बिल ही बढ़ाएंगे जी, भ्रष्टाचारी करेंगे, महंगाई करेंगे। बेईमानी से बनी सरकार महिलाओं को सुरक्षा दिला पाएगी? नरेंद्र मोदी जी चुप क्यों हैं? अब तो बहुत हो गया, अब दिल्ली वाले चुप नहीं रह सकते। जय हिंद। दरअसल जैसे जैसे राष्ट्रपति शासन की अवधि खत्म होने की तारीख नजदीक आती जा रही है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों खेमों में सरकार के गठन की बेचैनी साफ नजर आ रही है। स्थितियां फिलहाल बीजेपी के पक्ष में दिख रही हैं, लेकिन बहुमत का आंकड़ा उसके पास भी नहीं है। टीम न्यूज नेशन। बीजेपी के नेता प्रवीण शंकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण शंकर जी, आपने कहा कि हमारे पास तो कोई निमंत्रण अभी तक आया ही नहीं है और जब आएगा तो हम सोचेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं विकल्प क्या हो सकते हैं। प्रभात झा जी को भी हमने सुना कि सारी संभावनाएं तलाशी जाएंगी और किसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, यानी कि अगर निमंत्रण आता है तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अंदर तैयारी कर रही है। और क्या तरीके होंगे, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं अगर चुनाव नहीं होता है तो। विशाल जी, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं। एक व्यक्ति ने 49 दिन शासन करने के बाद इस्तीफा दे दिया, राष्ट्रपति शासन लगाने की वकालत कर दी, कोर्ट में भी चला गया। उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव हारा, चारों खाने चित्त हुआ, उसके बाद उपराज्यपाल के पास जाकर के एक पत्र दिया चोरी से कि हमें एक मौका और दे दिया जाए। उस मौके को आज तक खुद वापस नहीं लिया और सरकार बनाने की बातें ऊपर उल्टे सीधे बयान देते हैं। ऐसे व्यक्ति की कोई विश्वसनीयता नहीं बची है। अरविंद केजरीवाल अब इस देश में क्या कहते हैं उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है।
मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप निमंत्रण आने दीजिए। बीजेपी इतनी तेजी से वस्तु आप आम आदमी पार्टी के नेताओं पर विश्वास नहीं करने की बात करते हैं। मैं कुछ आपकी ही बातें आपको याद दिला देता हूं। जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता से हटी, क्या कहा डॉक्टर हर्षवर्धन ने? हम सरकार नहीं बनाएंगे। उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी, केंद्र की सरकार बनने के बाद फिर सवाल पूछा गया, राज्यपाल को कोई चिट्ठी लिख के नहीं था कभी भी। चलिए, आपने डॉक्टर हर्षवर्धन ने कैमरे के सामने बात कही थी डॉक्टर साहब हम नहीं बनाएंगे सरकार। उसके बाद क्या हुआ? केंद्र की सरकार बनने के बाद नहीं बनाएंगे हम सरकार, किसी भी कीमत पर सरकार नहीं बनाएंगे, चुनाव ही एकमात्र रास्ता है। आज क्या हो गया कि ये बात खुलकर नहीं कहते, सिर्फ ये कहते हैं संभावनाएं तलाशी जा रही है। हम तो आज ये साफ भी यही कहते थे, हम तो तब भी यही कहते थे। डॉक्टर साहब भी आप अपने चैनल पे देख सकते हैं, डॉक्टर साहब ये जरूर कहते थे हम सरकार नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारे पास नंबर नहीं है। साथ में डॉक्टर साहब भी यही कहते थे कि जब उपराज्यपाल कोई ऐसा प्रश्न हमारे सामने लाएंगे हम अपनी स्थिति का आकलन करके निर्णय लेकर बता देंगे। पार्टियां आपसे कह रही हैं दिल्ली की जनता जो है उसकी समस्याएं हल नहीं हो रही हैं। 100 दिन की मोदी सरकार पर आप तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि एक बार फिर से जो है वो आपको मैंडेट मिल जाएगा, लेकिन विशाल कह रहे हैं कि समस्याएं हल नहीं हुई। विशाल जी, पिछले 2 साल से दिल्ली में एक बहुत बड़ी समस्या थी, वृद्धावस्था पेंशन बंद थी। हमारी सरकार नहीं है, फिर भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने संघर्ष करके वो पेंशन चालू कराई है। काम हो रहे हैं दिल्ली वालों की, ये जानने के लिए रुक कर लेते हैं लक्ष्मीनगर की जनता का, लक्ष्मीनगर की जनता का रुक कर लेते हैं। मधुरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मधुरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे क्या चाहती है दिल्ली की जनता? क्या चुनाव चाहती है या फिर उपराज्यपाल जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को, जो सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त दिल्ली विधानसभा में, उसे एक न्योता दिया जाए और वो अलग तरीके से सरकार बनाने की कोशिश करे? क्या चाहती है जनता? देखिए, ये सवाल जनता से पहले हम पूछ लेते हैं डॉक्टर अशोक कुमार वालिया से, जो कि दिल्ली सरकार में पिछले 15 साल से मंत्री रहे हैं और कांग्रेस का मत भी सामने आ जाए। डॉक्टर वालिया, जिस तरह से दिल्ली में जो है इस वक्त बीजेपी चाहती है कि सरकार बन जाए, दूसरी तरफ यह है कि कम से कम चुनाव की स्थिति को लेकर कांग्रेस तैयार नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी तैयार नजर आ रही है। क्या स्टैंड आप लोगों का है? बीजेपी तो जब इलेक्शन हुए थे तब इनकी 32 सीट थी, आज इनके पास 29 सीटें हैं। और तब इन्होंने कहा कि क्योंकि हमारे पास पूरा जो है वोट्स नहीं है इसलिए हम लोग सरकार नहीं बनाएंगे। आज 8 महीने पता नहीं क्या सोचा, उसके बाद ये सरकार बनाना चाहते हैं। आज चाहिए ये कि जनरल इलेक्शंस हो जिससे कि स्टेबिलिटी आए और एक स्टेबल सरकार बने। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से बीजेपी अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं कर रही है, खासतौर पे बीजेपी ये नहीं कर रही कि उसे चुनाव में जाना है, बीजेपी के कई नेता ये कहते हैं कि उनके पास चूंकि मैंडेट नहीं है इसलिए वो जो है सरकार नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन एक बड़ा धड़ा बीजेपी में ऐसा है जो कि कहता है कि विकल्प जब आएगा सरकार बनाने को लेकर उस वक्त तय करेंगे कि रणनीति क्या होगी। ये कंफ्यूजिंग स्टेट आखिर बीजेपी कर रही है, इसका मतलब क्या है? क्या सरकार बनाने के लिए पीछे से बीजेपी कुछ तैयारी कर बैठी है? ऐसे में बीजेपी कंफ्यूज्ड है इस समय और उनको डिसीजन लेना चाहिए था और आज से जो है 8 महीने पहले या तो इलेक्शन डिक्लेयर कर देना चाहिए थी या सरकार बनानी चाहिए थी। जो बात वो आज कह रहे हैं उसको आज ऐसा करने के बजाय जो है पहले ही डिसीजन लेना चाहिए था। आज दिल्ली में कोई भी सरकार ना होने के कारण दिल्ली की बहुत बुरी हालत है और जो हालत कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले जो थी, गलियां टूटी हुई थी, सड़कें टूटी हुई थी और हर तरीके की प्रॉब्लम थी, आज वैसी ही प्रॉब्लम जो है दिल्ली में नजर आ रही है। मैं ये समझता हूं कि भारत की राजधानी के अंदर सरकार ना हो 8 महीने, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको डिसीजन लेना चाहिए था। चलिए, कांग्रेस का ये कहना है कि काम नहीं हो रहा है। मधुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास लौटेंगे। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मनीष सिसोदिया जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। मनीष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आलोचना क्यों की जा रही है उपराज्यपाल के कदम की? क्या उपराज्यपाल जो भी कर रहे हैं क्या वो संविधान के दायरे से बाहर है? और अगर संविधान के दायरे से बाहर नहीं है तो फिर इसकी आलोचना क्यों हो रही है? देखिए, आलोचना इसलिए हो रही है मुख्य रूप से क्योंकि दिल्ली, आप जो पूछ रहे हैं दिल्ली की जनता क्या चाहती है, दिल्ली की जनता चाहती है कि महंगे बिजली बिलों से मुक्ति मिल जाए, पीने का साफ पानी मिल जाए, जो भी आपके शख्स कह रहे थे इंटरव्यू में कि रोड ठीक हो जाए, साफ सफाई हो जाए। भारतीय जनता पार्टी पिछले 100 दिन से दिल्ली की सत्ता में कायम है, लेकिन उन्होंने ना तो यहाँ बिजली सस्ती करी, ना उन्होंने पीने के पानी के लिए कुछ किया। मनीष सिसोदिया जी, मैं इस बात पर आऊंगा, मैं माफी चाहता हूं, मैं आपको रोक रहा हूं, मैं इस बात पर आऊंगा। मेरा पहला सवाल यह है कि आप आलोचना कर रहे हैं उपराज्यपाल के कदम की, आप राष्ट्रपति से मिलने की बात कर रहे हैं और उनके दखल देने की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि क्या संविधान से बाहर कुछ किया जा रहा है? क्या संविधान के विपरीत कुछ किया जा रहा है जो उपराज्यपाल कर रहे हैं? आलोचना क्यों कर रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए, संविधान क्या है? संविधान तो लोकतंत्र का एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक बहुत सुंदर सा दस्तावेज है।
तो उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जब 32 विधायक होते हुए एक पार्टी मना कर चुकी है, विधायक अभी भी आज की स्थिति में उनको 34 विधायक चाहिए कम से कम सरकार बनाने के लिए। 34 में से उनके पास में सिर्फ 29 विधायक हैं, तो कहां से वो विधायक ला रहे हैं? उनसे पूछे बिना अगर हम उनको सरकार बनाने का न्योता देंगे तो ये तो हॉर्स ट्रेडिंग का तो नहीं बनेगी सरकार, तो नहीं बन पाएगी सरकार जी। तो अगर आप कह रहे हैं कि नंबर्स नहीं है तो सरकार नहीं बन पाएगी। हाँ, तो सरकार बनना तो फिर तब भी इसमें राष्ट्रपति के दखल की बात कहां बनी? नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग राष्ट्रपति मनीष सिसोदिया जी, आपको ये तो साबित करना पड़ेगा ना कि भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है। इस बात की कोई सबूत नहीं है। आप एक 50-60 शब्दों वाला सवाल पूछते हैं, मुझे 2 शब्दों वाला आंसर भी नहीं देते। तो आपको मैं पूरा समय दे रहा हूँ, पूरा आंसर दीजिए, आप पूरा आंसर। नहीं, आप जवाब नहीं देने देंगे, फुल स्टॉप कॉमा के बिना हर 2 शब्द बाद सवाल पूछते रहेंगे, इंटरव्यू करेंगे तो बात कैसे हो पाएगी? चलिए बता दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि राष्ट्रपति महोदय से हम ये कहने जा रहे हैं कि साहब अगर 29 विधायकों वाली पार्टी को सरकार बनाने का न्योता दिया जाएगा तो ये तो लोकतंत्र के साथ मजाक होगा। क्यों दिया जा रहा है? हॉर्स ट्रेडिंग की संभावनाओं को बल दिया जा रहा है। अगर 20-20 करोड़ विधायक खरीद के सरकार बनेगी तो वो महंगाई कैसे कम करेगी? दिल्ली की गलियों को साफ करने के लिए नहीं, अपने बैंक अकाउंट भरने के लिए लोग अगर 20-20 करोड़ में सपोर्ट करेंगे ऐसी सरकार को, अगर करेंगे तो। मैं मनीष सिसोदिया जी से आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं। लगातार वो ये कहते हैं कि विधायकों को खरीद लिया जाएगा। आखिर वो कौन से विधायक हैं जिन पर बिकने का शक इन्हें रहता है? ये आज मनीष सिसोदिया जी आप एक बार बता दें, प्रवीण शंकर जी बीजेपी के लिए विधायक हुए हैं जिनके बिकने का आपको शक है? मैं आपसे इस बात का जवाब दूंगा, बस आप थोड़ी देर आप हमारे साथ बने रहें। हम फौरन हाजिर हो रहे हैं और इस बात का जवाब आपसे लेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है इस बात का जवाब लेना जिस बात का लगातार आप दावा करते हैं कि खरीद फरोख्त हो रही है। बने रहिए हमारे साथ, फौरन हाजिर होंगे। न्यूज नेशन पर हम चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार और कैसे बनेगी सरकार। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं चाहती है, दूसरे रास्ते से सरकार बनाना चाहती है। लक्ष्मी नगर का रुख कर लेते हैं, दिल्ली के, जहां से हमारे संवाददाता मधुरेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं और उनके साथ कांग्रेस के नेता हैं, आम जनता भी है। मधुरेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी कांग्रेस दोनों सुर में सुर मिला रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि उपराज्यपाल अगर सबसे बड़ी पार्टी को न्योता देते हैं सरकार बनाने के लिए तो इसमें आलोचना करने की बात क्या है? क्या यह संविधान के खिलाफ है? क्या यह संविधान के विपरीत है? देखिए, ये राय हम बाकी लोगों से भी पूछ लेते हैं और हमारे साथ डॉक्टर अशोक कुमार वालिया है, उनसे भी पूछ लेते हैं। डॉक्टर दवे, जिस तरह से उपराज्यपाल अगर बुलावा देते हैं, खासतौर पे अगर हम बात करें बीजेपी की, अगर उसको सरकार बनाने को लेकर, तो आपको लगता है कि ये जो बुलावा है वो संवैधानिक होगा? नहीं, मेरे हिसाब से संवैधानिक नहीं होगा। चुनाव बहुत पहले ही हो जाने चाहिए थे। जब किसी की सरकार नहीं बन पाई, किसी का बहुमत नहीं आया, मतलब पब्लिक ने अपना मैंडेट नहीं दिया किसी एक पार्टी को, अब ये पब्लिक के ऊपर फोर्स करना होगा कि चाहे बीजेपी को बनाए चाहे आम आदमी को बनाए। मेरे हिसाब से चुनाव होने चाहिए। आपको क्या लगता है, चुनाव होने चाहिए, सरकार बननी चाहिए? चुनाव होने चाहिए। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं, आप बताइए, चुनाव होने चाहिए, सरकार बनना चाहिए? सर, चुनाव होना चाहिए क्योंकि किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है और ये बीजेपी चाहती है कि सेटिंग करके एमएलए को खरीद के और कांग्रेस आपको क्या लगता है कि सरकार बनाने की जो कवायद है वो पूरी होनी चाहिए या चुनाव में आना चाहिए, जनता को फिर एक बार मतदान करना चाहिए? नहीं, चुनाव होना चाहिए और जनता को एक बार फिर मौका मिलना चाहिए। डॉक्टर वालिया, जिस तरह से सरकार बनाने की कवायद है, एक मत ये भी है कि अगर सरकार एन प्राकृतिक बन जाती है तो चुनाव को थोपने से जो बजट है आम जनता के जेब पर आता है वो बच जाएगा। लेकिन जिस तरीके से सरकार बनाई जा रही है उसमें ये भी सवाल उठता है कि कैसे बनेगी, जोर तोड़ से बनेगी तो निश्चित तौर पर खरीद फरोख्त को अंजाम दिया जाएगा। तो ये जो सवाल है उसका इस सवाल का जवाब कांग्रेस किस तरह से ढूंढ रही है, किस तरह से आप लोग जो है वो इस मसले को उठाने की कोशिश कर रहे हैं? जब बीजेपी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है और वो इधर उधर से जो है एमएलए से इकट्ठे करके सरकार बनाने का प्रयास करते हैं, एक अनस्टेबल गवर्नमेंट होगी। फिर 2-3 महीने बाद जो है फिर ये सरकार टूट जाएगी और फिर जो है इलेक्शन कराने पड़ेगा। उपराज्यपाल की रिपोर्ट को कैसे देखते हैं आप लोग? चूंकि कांग्रेस स्पष्ट कर चुकी है कि ये गैर संवैधानिक है, लेकिन क्या वाकई संविधान के दायरे से बाहर जाकर उपराज्यपाल ऐसा रिपोर्ट दे सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब बीजेपी ने खुद कहा था इलेक्शंस के बाद कि हमारे पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है इसलिए हम सरकार नहीं बनाएंगे, तो आज क्या बात हो गई? 8 महीने बाद जो है उनको सरकार बनाने की सोच रही थी। जब जो उन्होंने बात अपने मुंह से कही थी उसी बात पे स्टिक करना चाहिए और फ्रेश इलेक्शंस के लिए उनको कहना चाहिए। बीजेपी शुरू से ये कह रही है कि हम
तमाम जो विकल्प मौजूद हैं उनमें विकल्पों को तलाशेंगे। उपराज्यपाल पर निर्भर करता है कि वो चुनाव के लिए रास्ते खोलेंगे या फिर हमें बुलावा देंगे। तो ये दोनों स्थितियां बीजेपी शुरू से ही कायम रखी हुई है और इसी वजह से बीजेपी कह रही है कि ये तो तय उपराज्यपाल को करना है, हम तब अपनी बातों को स्पष्ट करेंगे जब उपराज्यपाल बुलावा देंगे। तो इस तरह का बयान देना आखिरकार क्या परिभाषित करता है, किस तरह के संकेत देता है? ये संकेत देता है कि जो उपराज्यपाल साहब भी जो हैं वो कुछ प्रेशर के अंदर हैं और इसलिए जो है वो चाहते हैं कि भाई किसी तरीके से किसी भी पार्टी की सरकार बन जाए, परंतु ये अनस्टेबल गवर्नमेंट होगी। और जैसे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, टूट गई, वैसे ही जो है बीजेपी की भी सरकार बनती है तो ये भी टूट जाएगी और अल्टीमेटली जो है इलेक्शन कराने पड़ेंगे। तो आप जो पूरा मत उभर कर सामने आ रहा है कि सरकार अगर बनती है तो भी क्या स्थिति होगी और नहीं बनती है तो क्या स्थिति होगी। रास्ता चुनाव का है, जैसा कि यहाँ खड़े जो आम लोग हैं और खासतौर पर खास लोग भी हैं और कांग्रेस के नेता अशोक वालिया हैं, वो जो एक मत स्पष्ट होकर आ रहा है कि अगर सरकार बन भी जाती है तो ऐसी सरकार जिसके पास बहुमत का हो सकता है, बावा हो सकता है, अल्पमत की सरकार हो सकता है। सवाल यह है कि दिल्ली में सरकार बनेगी कैसे और किसकी बनेगी सरकार, इसका फैसला जो है वो कब तक हो पाएगा। हमने आपको अभी सुनवाई लक्ष्मी नगर की जनता की राय, ऐसे ही दिन भर हम न्यूज नेशन पर आपको दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से लोगों की राय बताएंगे और तीनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता क्या कहते हैं ये भी आपको बताएंगे। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।